आज हम क्लास 10th के SST के पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पर इस पूरे पेपर के सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे कि क्या क्या किस किस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर रह सकते हैं, ताकि आपको एक अपना एस्टिमेटेड स्कोर पता चल जाए कि आप कितना स्कोर कर रहे होंगे इस बोर्ड एग्जामिनेशन में SST के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि यहाँ पर पूछा गया है। इन्होंने एक कार्टून दे रखा है, आपको एक पिक्चर दे रखी है, उसमें से यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, जिसमें यहाँ पे दिखाया हुआ है रिलेशन बैंक डिपॉजिटर्स का और बोरोवर्स का बैंक के साथ। बैंक के साथ इनका क्या रिलेशन है वो दिखाया हुआ है, और पर्टिकुलरली हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रही है, बट अगर हम इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो हमें इसका आंसर इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में बोला है द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट डिपॉजिटेड एंड बोरोड बाय द बैंक टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो नहीं, ये भी नहीं है। सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर्स, तो सबसे जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही है। इसमें यहाँ पर ये डिफरेंस बताया गया है कि क्या अमाउंट चार्ज किया जाता है, क्या अमाउंट यहाँ पर चार्ज किया जाता है बोरोवर से, यानी इन लोगों से क्या अमाउंट चार्ज किया जाता है, और क्या अमाउंट यहाँ पर पे किया जाता है डिपॉजिटर्स को। इसके बीच में यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन दिखाया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे ये है व्हाई डू लेंडर्स ऑफन रिक्वायर कोलेटरल बिफोर लेंडिंग लोन्स, तो इसमें से सबसे सुटेबल जो हमारा स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं, ताकि जो रिस्क है कि लोन डिफॉल्ट ना हो उस चीज को कम किया जा सके। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर उसके बाद थर्ड है हमारा क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो सही है। एक, आप ऐसा मानो कि एक प्रॉस्पेरस फार्मर जिसके पास सब कुछ है ऑलरेडी, तो उसको क्या चाहिए होगा, और वो क्या चाहेगा, उसको चाहिए होगी हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर क्रॉप्स और एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल पूछा गया है, तो हमारा आंसर होगा डी, एक टीचर, ऐसी टीचर जो कि गवर्नमेंट स्कूल में क्लासेस ले रही है। ठीक है, वो। उसके बाद हमारा है, यहाँ पे पूछा गया है कि अगर रिमूव करती है गवर्नमेंट, बैरियर्स रिमूव करती है, रिस्ट्रिक्शंस हटाती है, तो यहाँ पे क्या इसका मतलब एग्जांपल जो है वो हम देंगे, वो होगा लिबरलाइजेशन। ऑफ कोर्स, ये बात है, जब गवर्नमेंट जो ट्रेड बैरियर्स है उनको कम कर रही है, तो इसका मतलब है कि लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को यहाँ पे गवर्नमेंट प्रेफर कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जो वर्ल्ड बैंक है वो ज्यादातर किसको यहाँ पे प्रेफरेंस देती है, तो पर कैपिटा इनकम को प्रेफरेंस देती है। उसके बाद यहाँ पर एवरेज पूछ लिया गया है, जो एक्सपेक्टेड नहीं था CBSE से, बट स्टिल ये थोड़ा सा बस इसमें कैलकुलेशन का खेल है, और इसका आंसर जो आएगा वो 32,500 आएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। फिर 8 पूछा गया है चेक्स एंड बैलेंसेस के बारे में, तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन होगा हमारा। फिर उसके बाद 9th क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज 2 पार्टी सिस्टम। 2 पार्टी सिस्टम कौन कौन सी कंट्री में हमें पता है, यूनाइटेड किंगडम में है, दो पार्टी है वहाँ पे, विग्स एंड द टोरीज। ठीक है, उसके बाद 10th क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था बेल्जियन गवर्नमेंट का, ताकि यहाँ पे लिंग्विस्टिक एकोमोडेशन जो है वो यहाँ पे इंश्योर करी जा सके। उसके बाद रीड द गिवन स्टेटमेंट्स, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो हमें दी गई है कि इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर सारी ही कम्युनिटीज को फ्रीडम दी गई है कि वो किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकती हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो सेक्युलर होगा। ठीक है, क्योंकि सेक्युलर ही एक ऐसी कंट्री होती है जहां पर सारे के सारे रिलीजन को इक्वल यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, मैचिंग है ये, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होगा, आप इसको एक बार चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि एडवोकेसी है अगर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी की वुमेन के लिए, तो ये कौन सी आइडियोलॉजी है, आपको पता है ये फेमिनिज्म है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 14th क्वेश्चन जो है इसका होगा लेटेराइट सॉइल। उसके बाद यहाँ पे 15th क्वेश्चन जो है इसका होगा, यानी रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर, हमें पता है। ठीक है, अब क्या ये सेकंड स्टेटमेंट को देख लेते हैं, सोन फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम अप्रैल टू जून। ठीक है, क्या इसकी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो है वो मेज, कॉटन, जूट होती है? नहीं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ज्यादातर इसकी वीट की प्रोडक्शन जो है वो करी जाती है। यस, ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और 4 ये सही है, सी ऑप्शन हमारा सही है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। नॉन फेरस जो है वो निकल में यहाँ पे आता है, नॉन फेरस में। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो डी ऑप्शन इसमें जो सही मैच कर रखा है वो हम बता देंगे, और किसान सभा जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हमारा यहाँ पे पूछा गया है कि इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकली हमें अरेंज करना है, तो किस तरीके से यहाँ पे हम अरेंज कर सकते हैं इनको। तो हालांकि अगर हम डेट की बात करें और जो हमें एग्जैक्ट डेट शोन होती है वो इस तरीके के पैटर्न से शो होती है, और ऐसा कोई एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम सबसे जो बेस्ट यहाँ पे जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन है जो इसके साथ जा रहा है, कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है, नेपोलियन की डिफीट होती है, उसके बाद ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होती है। ठीक है, उसके बाद बाकी की सारी सीरीज, तो ये सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है।
एजर्शन और रीजन के बारे में पूछा गया है तो इसमें हम ए मार्क कर देंगे। उसके बाद आगे यूसेफ गैरिबाल्डी के बारे में पूछा है तो ये इटली से बिलोंग करते थे, हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं, क्योंकि हमें इसका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन देखना है तो हम सारे क्वेश्चन आंसर्स को भी देखते हुए चलेंगे। फर्स्ट में पूछा गया है सजेस्ट एनी 2 मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन आप किस तरीके से इंश्योर कर सकते हो? अफॉरेस्टेशन करके ज्यादा से ज्यादा ट्रीज जब आप प्लांट करोगे तो और ज्यादा जो एनवायरमेंट है वो अच्छा होगा, ठीक है। इस तरीके से आप फॉरेस्ट को यहाँ पे कंजर्व कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट करना है आपको। यूज भी अगर लैंड का कर रहे हो तो अच्छी तरीके से मैनेज करके उसको यहाँ पे यूज करना है। सजेस्ट एनी 2 मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। तो किस तरीके से वाइल्ड लाइफ को आप बचा सकते हो, फ्लोरा एंड फौना को बचा सकते हो, कैसे? नेशनल पार्क्स अगर आप स्टैब्लिश करोगे तो बचा सकते हो। उसके बाद शुड स्टॉप कटिंग फॉरेस्ट, और हमें फॉरेस्ट को काटना बंद कर देना चाहिए, तभी हम वाइल्ड लाइफ को बचा पाएंगे। उसके बाद पूछा है यहाँ पे कि ठीक है, सिल्क रूट वाज अ गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एनी 2 एग्जांपल। कि सिल्क रूट जो था ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और बहुत ही ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल था। कैसे था, इसको एग्जांपल के साथ बताओ। तो सबसे पहला यहाँ पे इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो है वो हम मेंशन कर सकते हैं प्रिंट कल्चर का, क्योंकि हमें पता है मार्को पोलो चाइनीज ट्रैवलर जो कि खुद सिल्क रूट जो था, सिल्क ट्रेड रूट जो था, उसके जरिए आते हैं चाइना में। जब वो पेपर लेकर आते हैं तो वहीं से कहीं ना कहीं प्रिंट कल्चर की भी शुरुआत हो जाती है, ठीक है। उसके बाद सिल्क रूट जो था ना उसका सिर्फ यूज सिल्क से रिलेटेड ट्रेड से नहीं था, उसका यूज और भी काफी सारी चीजों के लिए होता था। बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स उस सिल्क रूट का यूज करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा पाते थे, और भी बहुत सारे स्पाइसेस का ट्रेड हो रहा, और भी बहुत सारी अलग अलग चीजों का ट्रेड इस सिल्क रूट से हुआ करता था। आगे, वाई इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट? क्यों ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, आपको पता है जब पावर इस तरीके से शेयर होती है तो इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोला जाता है। तो ये क्यों जरूरी है आपको पता है? ताकि क्या हो, अथॉरिटेरियनिज्म को हम प्रिवेंट कर सके, अथॉरिटेरियनिज्म ना आए, और ताकि किसी एक इंसान के हाथ में पावर ना रह जाए, ठीक है। और चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन किया जा सके, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के बीच में चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन करके रखा जा सके। अब डिफरेंशिएट करने को बोला है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये वाले जो क्वेश्चंस इसमें जितने भी वेरी शॉर्ट में पूछे गए हैं ऐसे हैं कि अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप बनाकर भी यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसका क्या है कि फिक्स्ड आवर होते हैं यहाँ पे, है ना। आपको पर्टिकुलरली फिक्स्ड डेज, जैसे संडेज जो है वो आपको ऑफ मिलेंगे, और जो पर्टिकुलर जितनी भी छुट्टियां हैं जो सबको दी जाती हैं वो सारी छुट्टियां आपको मिलेंगी, ठीक है। फिक्स्ड सैलरी होगी यहाँ पे आपकी, ठीक है, जब आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे होगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर काम करोगे तो कोई भी फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं होंगे आपके, ना ही कोई फिक्स सैलरीज होगी, और ना ही कोई ऐसा आपका एक क्राइटेरिया होगा कि हाँ पर्टिकुलरली आपको संडेज को ऑफ मिलेगा या पर्टिकुलरली किसी दिन एक ऑफ मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहती है। तो जॉब सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा होती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कम होती है। तो ये चीज यहाँ पे हम लिख सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट थे, हालांकि हम इसको वेरी शॉर्ट के हिसाब से लिखेंगे तो हमें कम ही पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद पूछा गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो सबसे पहला पूछा है कि जैसे कोई 3 कॉज बताओ जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो शुरुआत उसकी होती है। हमें पता है जलियांवाला बाग मैसेकर वाज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद रॉलेट एक्ट जिसकी वजह से लोग परेशान थे, इसकी वजह से भी। फिर खिलाफत एगिटेशन शुरू हो रखी थी पूरे वर्ल्ड में, हमें ये सारी चीज़ों के बारे में पता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर खिलाफत एगिटेशन की वजह से भी यहाँ पे गांधी जी सोचते हैं कि ये सबसे बढ़िया मौका है कि हिंदूज और मुस्लिम्स को एक साथ लेकर आया जा सके अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। उसके बाद मॉन्टैग कैंसोल रिफॉर्म्स, तो इसके अगेंस्ट भी थे लोग काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से यहाँ पे ये पर्टिकुलरली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आता है। इसी के चॉइस में आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है, डिस्क्राइब एनी 3 कॉजेज ऑफ सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट। सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट के ऐसे कोई 3 कॉजेज बताओ जो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो क्या 3 कॉज बता सकते हो आप? सबसे पहला तो अगर हम देखें कि साइमन कमीशन यानी गो बैक साइमन वाला, आपको याद होगा स्लोगन जो हमने पढ़ा था। तो साइमन कमीशन के बारे में जो यहाँ पे बताया गया है वो, और उसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग अब हमने उठा दी थी क्योंकि डोमिनियन स्टेटस को ठुकरा दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो अब हमने बोला था कि भाई अब तो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। उसके बाद क्या है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी लीडर्स। तो जितने भी लीडर्स थे, हमारे रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पर हम उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनको आप रिलीव करो, ठीक है।
उसके बाद हमें पता है इससे भी पहले की जो कहानी थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरुआत जहां से इसकी होती है, वहां पर गांधी जी डायरेक्टली लॉर्ड इरविन को लेटर लिखकर बोल देते हैं और अपनी जो मांग है वो उनके सामने रख देते हैं और ये भी बता देते हैं कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो वो एक प्रॉपर फुल फ्लेज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। और जैसे कि उनकी बातें नहीं मानी जाती हैं तो सॉल्ट मार्च जो है यहाँ पे जहाँ से शुरुआत होती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, गांधी जी पहुँचते हैं अपनी पूरी यात्रा करके साबरमती से दांडी तक, और वहाँ पर सॉल्ट मोनोपोली जो थी वो ब्रिटिशर्स के हाथ में थी, तो सॉल्ट को वहाँ पर बनाकर फॉर्म करने के बाद वहाँ पे ये जो ब्रिटिशर्स की सॉल्ट मोनोपोली थी उसको तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, और यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो शुरू हो जाता है। ठीक है, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम इसमें इंक्लूड कर सकते थे। आगे इसके बाद यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमें दे रखा है, द इंडस्ट्रीज हैव अंडरगॉन सिग्निफिकेंट चेंजेस ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे पूछा गया कि क्या क्या चेंजेस जो हैं, क्या क्या एडवांसमेंट जो है यहाँ पे आई है टेक्नोलॉजी में, और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस कैसे चेंज हुई है, इसके बारे में यहाँ पे हमें बताना है। 27th क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया है, हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज फंक्शन विद इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, एक्सप्लेन। पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस क्या है, इनडायरेक्टली यही पूछा है कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी वो कैसे करती है, उसके फंक्शन क्या होते हैं। तो ये बहुत ईजी है, यहाँ पर देख लेते हैं इसको। सबसे पहला तो क्या है, टू होल्ड पॉलिटिकल पावर। इनका मेन काम होता है कि ये पॉलिटिकल पावर को होल्ड करके रखेंगे, इलेक्शंस को कंटेस्ट कराएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और फॉर्मुलेटिंग पब्लिक ओपिनियन को फॉर्मुलेट करेंगे। उसके बाद वर्किंग एज ऑपोजिशन। तो क्या पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ वही होती हैं जो हमें अभी एज अ इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में हम जिनको देखते हैं? नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एज अ ऑपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। आगे, फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट बेटर देन इनफॉर्मल। फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट जो है वो ज्यादा सही रहता है इनफॉर्मल सेक्टर से। कैसे, ये बात आपको पता होगी और इसका आंसर भी आप बनाकर लिख सकते हो, इजी क्वेश्चन है। कैसे भाई, क्योंकि यहाँ पे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और जो यहाँ पे जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, आपके सामने आपको बता दिया जाता है एनुअली ये चार्ज जो है वो लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद प्रिवेंट केओस, जितना भी मतलब ये सारी चीजें नहीं रहती है कि कल को अगर आप थोड़ा सा लेट हो जाते हो इनकी एक EMI देने में, तो उनकी एक इंस्टॉलमेंट देने में, तो उतने में वो आपको परेशान करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे केओस से भी हमें बचाता है। आगे, हाउ इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कहीं ना कहीं पूछा गया है और पूछा गया कि क्या क्यों जरूरी है यहाँ पे। तो इसलिए जरूरी है ताकि ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाकर रखे जा सके। ठीक है, ये एग्जॉस्ट ना हो जाए, इनको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाकर रखा जाए, इसलिए जरूरी है। गुड फॉर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए भी बहुत जरूरी है, एनवायरमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान दें, और ताकि ये जो हमारा क्लाइमेट चेंज है उसको भी मिटिगेट किया जाए, और यहाँ पे पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी का जो इशू है उसको भी यहाँ पे इरेडिकेट किया जाए, खत्म किया जाए। तो ये सारे इसमें पॉइंट्स हम लिख सकते थे। अब आ जाते हैं यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डिड द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म अफेक्ट द यूरोप इन अर्ली 19th सेंचुरी। लिबरलिज्म का ही वो आइडिया था जिसकी वजह से यूरोपियंस के दिमाग में एक तरीके से उनके दिमाग में ये जो थॉट है वो आता है कि अब हमें मोनार्की के अगेंस्ट आवाज उठानी है, अब हमें अपने राइट्स की मांग करनी है। तो ये लिबरलिज्म ही था जो यहाँ पर इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलता है। एरिस्टोक्रेसी जो है वो खत्म हो जाती है, कहाँ से, यूरोप से, और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है उसको एस्टैब्लिश कर दिया जाता है, यानी गवर्नमेंट बाय कंसेंट यहाँ पे लेकर आई जाती है। राइट टू वोट लोग यहाँ पे मांग करने लग जाते हैं, राइट टू वोट की। उसके बाद फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, अब अगर हम इकोनॉमिकल सेंस में देखें तो मार्केट्स को भी फ्रीडम मिलती है लिबरलिज्म से। इक्वालिटी बिफोर लॉ को एस्टैब्लिश किया जाता है, एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस जितने भी थे ना उनको एंड कर दिया गया था। ये सारे पॉइंट्स को आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते थे। उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, क्या यहाँ पे इसका प्रोसेस रहता है फॉर्मेशन का यूनाइटेड किंगडम का ग्रेट ब्रिटेन के, वो पूरा का पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे लिखना है। ये चॉइस में था इसके साथ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या कि जो इंग्लिश का इन्फ्लुएंस, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, सिर्फ एज अ लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश का यानी इंग्लिशमैन का भी इन्फ्लुएंस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बाकी सारे नेशंस पे। और मोनार्की यहाँ पे ओवरथ्रो कर दी जाती है, पार्लियामेंट एस्टैब्लिश करी जाती है, और यहाँ पे उसके बाद एक्ट्स ऑफ यूनियन पास किया जाता है, सप्रेस किया जाता है स्कॉटलैंड को, उसके कल्चर को, कि वो शामिल हो जाए किसके साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ। उसके बाद आयरलैंड को भी फोर्सफुली इंटीग्रेट कर लिया जाता है ब्रिटेन के साथ। तो इसी तरीके से ये जो फॉर्मेशन है वो रहती है यूनाइटेड किंगडम की। तो ये पूरा आंसर हम यहाँ पे लिख सकते थे।
अभी यहाँ पे बाकी के लॉन्ग क्वेश्चंस है, इसको हम देख लेते हैं। हाउ इज द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। इसी के साथ एक और चॉइस में क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द यूजेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द कंट्री। तो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन जो हमें चॉइस में दिए गए, इनको अटेम्प्ट करना है 5 मार्क्स की तरह। फिर उसके बाद एनालाइज द पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के पॉजिटिव आउटकम्स क्या क्या होते हैं वो बता सकते हो आप। एनार्की को प्रिवेंट करता है और लेजिटिमेसी को गवर्नमेंट की मेंटेन करके रखता है। ये सारे के सारे पॉजिटिव आउटकम्स में आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद एक और इसके साथ चॉइस में दिया हुआ है, एनालाइज द पॉलिटिकल आउटकम्स एसोसिएटेड विद डेमोक्रेसी। क्या क्या यहाँ पे पॉलिटिकल आउटकम्स हमें देखने को मिलते हैं, किससे, डेमोक्रेसी से। ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। ग्लोबलाइजेशन जो है ना, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, रैपिड इंटीग्रेशन देखने को मिलता है कंट्रीज के बीच में, इंटरकनेक्शन देखने को मिलता है ये सारी कंट्रीज के बीच में। तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा ही प्रोसेस है, हमें पता है। यहाँ पे कल्चर एक जगह से दूसरी जगह का शेयर होता है, यहाँ पे आइडियाज शेयर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, करेंसी का एक्सचेंज होता है लोगों के बीच में, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हैं ग्लोबलाइजेशन को रैपिड इंटीग्रेशन के साथ लिंक करती हैं। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। जैसे ही टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन और ज्यादा आगे बढ़ जाती है। क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात सच है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन नहीं होती और इतना ज्यादा अगर हम ये आज के टाइम पे अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो ये ग्लोबलाइजेशन भी हमें इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती। हम 2 मिनट के अंदर चैट कर पाते हैं किसी एक ऐसे इंसान से जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, मान लो हम इंडिया में बैठे हुए हैं और कोई ऐसा इंसान जो यूएस में बैठा हुआ है उससे बात कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान कोई और किसी और कंट्री में बैठा हुआ है तो उससे बात कर सकते हैं। तो हम कनेक्ट हो पाते हैं इस टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। आगे यहाँ पे ये पैसेज बेस्ड, केस बेस्ड जो क्वेश्चन दिया है वो उसको देख लेते हैं एक बारी। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, हम बिना पैसेज के अब इसको देख लेते हैं एक बारी ताकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो। तो यहाँ पे क्या आप लिख सकते हो कि एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत। भाई रूट लेवल पे, पंचायत के लेवल पे क्यों यहाँ पे जरूरी है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को रखा जाए? जरूरी इसलिए है ताकि ये जो लेजिटिमेसी है गवर्नमेंट की उसको मेंटेन करके रख सके, ताकि ये जो डेमोक्रेसी है उसकी जो सोल है डेमोक्रेसी की वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो इस तरीके के आंसर्स जो थे वो यहाँ पे आप लिख सकते थे। एग्जैक्ट ये वर्ड नहीं भी लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे मिलता जुलता भी वर्ड लिखा है तो वो भी कंसिडर करा जाएगा। In what way has the representation of women in democracy influenced by constitutional status for local government? तो किस तरीके से यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट में वुमेन को किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिली है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता है यहाँ पे 33% जो रिजर्वेशन है वो वुमेन को प्रोवाइड किया जाता है पंचायत में, तो इसमें यहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते थे। आगे, what has been the impact of granting constitutional status to local government on the democratic landscape of the country? Analyze any 2 impacts. तो क्या क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो दिया गया है इस लोकल गवर्नमेंट को, इसका डेमोक्रेटिक लैंडस्केप क्या हो सकता है हमारी कंट्री में, इसको 2 स्टेटमेंट के साथ यहाँ पे बताने को बोला गया। तो आप क्या क्या बता सकते हो? इससे होगा क्या, डेमोक्रेसी जो है वो मेंटेन हो पाएगी रूट लेवल पे। दूसरा क्या लिख सकते हो, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन मेकिंग में भी अब जो लोग हैं जो ग्राम सभा के पार्ट होते हैं वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो पाते हैं, जो यंग माइंड्स होते हैं वो इन्वॉल्व हो पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश होती है। अब यहाँ पे एक और मर्सी का यहाँ पे हमें केस बेस्ड स्टडी दे रखी है, इसको भी देख लेते हैं। How does the passage reflect the immersive nature of reading of Mercier? तो कैसे इनका जो नेचर दिखाया गया है इसमें, तो इसमें हमें क्या दिखाया है, डीप कनेक्शन दिखाया है विद रीडिंग। किसका? मर्सियर का डीप कनेक्शन दिखाया है कि उनका रीडिंग के साथ कैसा कनेक्शन है, बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन है और यहाँ पे उसके बारे में इवोक करते हैं वो एक तरीके से रीडिंग को, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई है। Why did Mercier describe himself as a virtual writer? क्यों वो अपने आप को एक वर्चुअल राइटर बताते हैं? इसलिए क्योंकि हिज ट्रू वोकेशन ले इन राइटिंग, उनका जो एक तरीके से जो उनकी आत्मा जो बसती है वो राइटिंग में ही बसती है, ठीक। हाउ डिड रीडिंग इन्फ्लुएंस मर्सियर्स इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी एंड हिज एंगेजमेंट विद न्यू कॉन्सेप्ट? एक्सप्लेन इन एनी 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे क्या बता सकते हो आप कि कैसे रीडिंग जो है वो इन्फ्लुएंस करती है मर्सियर के इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को, कैसे वो नए कॉन्सेप्ट के साथ एंगेज हो पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं इससे क्या होता है, ज्यादा रीडिंग करने से क्या होता है, हमारे जो पर्सपेक्टिव है, सोचने की जो क्षमता है या फिर किसी चीज को जज करने की क्षमता है, वो जो पर्सपेक्टिव्स है वो ब्रॉड होते हैं और ज्यादा। और क्या लिख सकते हैं कि हम क्रिटिकल थिंकिंग कर पाते हैं चीजों के बारे में, ठीक है। जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में क्रिटिकल थिंकिंग भी, मतलब हर एस्पेक्ट को देख पाते हैं, सिर्फ एक साइड को ही नहीं देखते।
आगे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग सोर्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पे फ्लड के बारे में दिया हुआ है कि बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशंस जो भी हम फ्लड के साथ ले सकते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा वो उसने भी इस आंसर को, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। तो यहाँ पे हमें बता रखा है कि क्या क्या हम कर सकते हैं। उसके बाद इसी के साथ एक और इन्होंने अटैच करके दिया है हमें पैसेज, जिसमें और भी साथ की इसकी चीजें बताई हैं जो फ्लड्स के टाइम पे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। मेंशन एनी 2 एसेंशियल आइटम्स दैट शुड बी इंक्लूडेड इन अ फैमिली इमरजेंसी किट। ऐसे कोई भी 2 एसेंशियल आइटम्स बताओ जिनको हम इंक्लूड कर सकते हैं फैमिली इमरजेंसी किट पे। अभी ऊपर ही इन्होंने हमें यहाँ पे आंसर बताया था कि फैमिली इमरजेंसी किट में आप क्या क्या चीजें रख सकते हो, जैसे ORS हो गया, एसेंशियल मेडिसिन हो गई, ड्राई फूड आइटम्स हो गए, ड्रिंकिंग वाटर हो गई, मैच बॉक्सेस हो गए, ये सारी चीजें आप वहां पर रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें हमें पूछा हुआ है इन्होंने, व्हाई आर द आइटम्स ऑफ फैमिली इमरजेंसी किट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग फ्लड सिचुएशन। तो ये क्यों जरूरी होते हैं, फैमिली इमरजेंसी किट के जो आइटम्स हैं ये क्यों जरूरी हैं और किस काम आने वाले हैं, हमारे किस सिचुएशन में काम आएंगे। तो यहाँ पे सारी चीजें हम लिख सकते हैं कि अगर मतलब ये जो रोप्स वगैरह है, रबर ट्यूब्स है, अम्ब्रेला है एंड बैम्बू स्टिक है, ये सारी चीजें हमारे काम आ सकती हैं। और मान लो इन केस ऑफ अ फ्लड व्हाट आर द रिकमेंडेड एक्शन टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ योर फैमिली एंड बिलोंगिंग्स। मतलब मान लो कि फ्लड आ ही जाता है तो फिर अब आप किस तरीके से इन सारी चीजों का यूज कर रहे होगे, उसके बारे में भी यहाँ पे इन्होंने आंसर हमें प्रोवाइड किया हुआ है। आगे देख लेते हैं आप मैप बेस्ड क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि सही जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला 37 का फर्स्ट पार्ट जो है उसमें बोला गया है द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ, इजीएस्ट वन। यहाँ पे दांडी में जाकर उन्होंने ये जो लॉ थी वो ब्रेक करी थी, और जो कोस्टल एरिया था कहाँ का, गुजरात का, तो आपने मार्क कर दिया होगा। उसके बाद 1927 वाला INC कांग्रेस का सेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुआ था, मद्रास, प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट डे चेन्नई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला है कि इसमें से आप कोई भी 3 कर सकते हो। तो हीराकुंड डैम जो है वो ओडिशा में लोकेटेड है। मुंबई वाला तो हमें इन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि कहाँ पे लोकेटेड है। राजा सांसई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पंजाब के अमृतसर में लोकेटेड है। और नरोरा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये यूपी में लोकेटेड है, बुलंदशहर में। ठीक है, तो इसको यहाँ पे इन्होंने बता दिया। ठीक है, इसी के साथ ये पूरा एनालिसिस जो है हमारे क्वेश्चन पेपर का खत्म होता है। सारा सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।